19वीं सदी का भारतीय समाज एक ऐसा समाज था जो छुआछूत, जन्माधारित विशेषाधिकारों पर टिका था। तथाकथित ऊंची जाति के लोगों के पास ही सारे हक थे, जबकि समाज का 75% से भी अधिक तबका, जिन्हें आज की परिभाषा में हम पिछड़े या ओबीसी और अनुसूचित जातियां कहते हैं, शूद्र और अछूत थे। वह लिखने पढ़ने, कमाने, दुकान लगाने, यहां तक कि सड़कों पर सम्मान से चलने के हक से भी वंचित थे। ज्योतिबा ने स्वयं अपनी स्थिति बयान करते हुए बताया है कि एक बार जब वह अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में शामिल थे, तो उन्हें पहचान लिए जाने पर पूरी बारात ने उनकी जमकर पिटाई की थी। उनका अपराध था कि वह माली जाति के थे और वह ब्राह्मण की बारात में चले गए थे। मूलतः 1872 में प्रकाशित ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शूद्रों और अछूतों का घोषणा पत्र था। 16 परिच्छेदों में बंटी इस पुस्तक के प्रत्येक परिच्छेद में ज्योतिबा ने अपनी अनोखी शैली, बातचीत या कहे विचार विमर्श शैली में अलग अलग मुद्दों को उठाया है। गुलामगिरी की शुरुआत वह दलितों और पिछड़ों को कैसे गुलाम बनाया, यानी उन्हें उनकी संपत्ति, पूंजी, जमीन और शिक्षा से कैसे वंचित किया, से शुरू करते हैं। वह पुरुष सूक्त का हवाला दिए बिना धर्म ग्रंथों की जाति व्यवस्था के उदय की बातों को मौजूदा विज्ञान के सत्यों के साथ परखते हैं। परिच्छेद 9 तक उन्होंने विभिन्न अवतारों, सुरसुर युद्ध की चर्चा कर तार्किक रूप से उसे दलितों और पिछड़ों की गुलामी की शुरुआत से जोड़ा है। अंत में मैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में 19वीं सदी के महानतम शूद्र ज्योतिबा के इस कथन से रुखसत करता हूं। हर मनुष्य को आजादी होनी चाहिए, यह उसकी बुनियादी जरूरत है। सभी को आजादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। आइए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के इस सफर को। गुलामगिरी, ज्योतिराव और धोंडीराव। परिच्छेद 2, मत्स्य और शंकासुर के संबंध में। इस देश में वामन के पहले कुल मिलाकर ईरान से आर्य लोगों के कितने जत्थे आए होंगे? इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जलमार्ग से आए। उनमें पहला जत्था जलमार्ग से लड़ाकू नौका से आया था या कैसे? लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थी, इसलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाओं पर आए थे, और वह नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर से चलती थीं। इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य हो गया होगा। फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिखा है कि इस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ था। इसका क्या मतलब होगा? उसके बारे में तू ही सोच कि मनुष्य और मछली के इंद्रियों में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है। उसी प्रकार उनके मस्तिष्क में, मेधा में, कलेजे में, फेफड़े में, अंतड़ियों में, गर्भ पालने पोसने की जगह में और प्रस्तुति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वह जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना न आए तो डूबकर मर जाता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में रहती है। लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर रखते ही तिलमिलाकर मर जाती है। नारी स्वाभाविक रूप में एक समय एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली सबसे पहले कई अंडे देती है। उसके कुछ दिनों के बाद अंडों को फोड़कर उसमें से अपने सभी बच्चों को बाहर निकालती है। अब जिस अंडे में यह मत्स्य बालक था, उसको उसने पानी से बाहर निकालकर जमीन पर फोड़ा होगा और उस अंडे से उसने इस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। ऐसा यदि कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर जमीन पर कैसे बची होगी? शायद उसने पानी में ही उस अंडे को फोड़कर उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यही कहा जाए तो उस मत्स्य मानव जैसे बालक की जान पानी में कैसे बची होगी? कोई आदमी इस तरह का संदेह उठा सकता है कि मनुष्यों में से किसी मंजे हुए गोताखोर ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक जिस अंडे में था उस अंडे को पहचानकर वह उसको जमीन पर लाया होगा। खैर, यह भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फोड़कर उसमें से मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा?
क्योंकि यूरोप और अमेरिकी देशों में काफी विकास हुआ है और बड़े बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान चिकित्सा शास्त्र में तज्ञ हुए हैं, फिर भी उनमें से किसी एक ने अपनी छाती पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया है कि मैं मछली के अंडे को फोड़कर के उसमें से बच्चे को जिंदा बाहर निकाल देता हूं। खैर, वह अंडा पानी में है। इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया होगा और उस जलचर संदेशवाहक की भाषा मानव को कैसे समझ में आई होगी? इस प्रकार की एक से अधिक शंकाओं का सही समाधान इतिहास के उन लेखों से होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए उसके बारे में यह अनुमान प्रमाणित होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया होगा। अच्छा, फिर सवाल यह आता है कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस जगह पर आकर रुका होगा? पश्चिम के समंदर को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा। उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया? उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला और उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंखासुर का वह राज्य बिना खतरे के मत्स्य के मरते समय तक आर्य लोगों के अधिकार में रहा। मत्स्य के मरते ही शंखासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के उद्देश्य से इस मत्स्य के कबीले पर बड़ा ही खतरनाक करारा हमला बोल दिया। बाद में इस करारे खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ? उस करारे हमले में मत्स्य के कबीले की करारी हार हुई। इसलिए उसने युद्ध भूमि से ही भाग जाना बेहतर समझा और भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों का उसका पीछा करने की वजह से वह अंत में किसी पहाड़ी पर जाकर घने जंगल में छिप गया। उसी समय ईरान से आर्य लोगों का दूसरा एक बड़ा कबीला कछुए से बंदरगाह पर आ पहुंचा, और वे कछुए मछुए से कुछ बड़े होने की वजह से पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। इसी की वजह से उस कबीले के मुखिया का उपनाम कच्छ हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे